रामायण एक ऐसा नाम, एक ऐसी कहानी जो हम सबको लगता है कि हम जानते हैं। ये अरबों लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। पर क्या हम इसे सच में जानते हैं या सिर्फ इसका एक रूप जानते हैं? सोचिए जरा, कहानी का सबसे बड़ा सवाल, एक ऐसा राक्षस राजा है जिसे कोई मार ही नहीं सकता, तो फिर उसे कैसे हराया जाए? भारत की वाल्मीकि रामायण में इसका जवाब सीधा है। राम एक दिव्य ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम थाईलैंड चलें तो वहां की रामायण, जिसे रामाकियन कहते हैं, में पूरी कहानी ही पलट जाती है। वहां राम को उस राक्षस के प्राण ढूंढने पड़ते हैं जो उसने एक डिब्बे में छिपा रखे हैं। तो सवाल ये है कि एक ही कहानी के दो इतने अलग अलग अंत कैसे हो सकते हैं? चलिए पता लगाते हैं। इसका जवाब छिपा है इस महाकाव्य के अपने शानदार सफर में। ये कोई इकलौता बदलाव नहीं था, बल्कि ये तो उस कहानी का सबूत है जिसने सफर किया और पूरे महाद्वीप पर अपनी छाप छोड़ी। और ये सफर सिर्फ थाईलैंड तक ही नहीं रुका। जरा देखिए, थाईलैंड में ये रामाकियन है तो म्यांमार में रामावुथु, कंबोडिया में रामकियर और मलेशिया में हिकायत सेरी राम। नाम बदलते गए, देश बदलते गए, लेकिन कहानी की जो आत्मा थी वो एक ही रही। तो आखिर वो आत्मा है क्या? संस्कृत में एक श्लोकी रामायण है जो पूरी कहानी का सार एक लाइन में बता देती है। राम का वन जाना, सीता का हरण, लंका दहन और रावण का वध। यही वो कोर प्लॉट है, वो धागा है जो इन सब अलग अलग वर्जन्स को एक साथ बांध कर रखता है। तो अब जब हम जानते हैं कि कहानी का कोर एक है, तो चलिए अब मजेदार हिस्से पर आते हैं, यानी बदलावों पर। भारत और थाईलैंड के वर्जन्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। और शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े रहस्य से, सीता के जन्म की कहानी से। हम सब जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण में राजा जनक को सीता जमीन में गड़ी मिली थी, वो धरती की बेटी थी। लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया में कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। वहाँ कई जगहों पर माना जाता है कि सीता रावण की अपनी बेटी थी और भविष्यवाणी हुई थी कि वही रावण के विनाश का कारण बनेगी, इसलिए उसे जन्म के समय ही त्याग दिया गया। सोचिए, ये तो कहानी को एक बिल्कुल ही नया ट्रैजिक एंगल दे देता है ना? हाँ, और थाईलैंड में रावण को कहते हैं थोत्सकन, और रामाकियन में उसकी कहानी को और भी ज्यादा पर्सनल बना दिया गया है। उसका अंत, उसकी किस्मत, सब कुछ उसके अपने ही परिवार से, उसकी अपनी ही बेटी की भविष्यवाणी से जुड़ जाता है। तो चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं, उस अजेय राक्षस को कैसे मारा गया? वाल्मीकि संस्करण में राम का ब्रह्मास्त्र सीधा रावण के दिल में लगता है और खेल खत्म, सिंपल और डिवाइन। लेकिन रामाख्यान में ये एक टीम मिशन है। थॉत्सकन को कोई हथियार मार नहीं सकता क्योंकि उसके प्राण एक डब्बे में बंद हैं। तो हनुमान पहले चालाकी से वो डब्बा हासिल करते हैं और जैसे ही राम बाण चलाते हैं, हनुमान उस डब्बे को मसल देते हैं। और मलेशिया में तो कहानी और भी ज्यादा क्रिएटिव हो जाती है। वहां रावण की जान उसके कान के पीछे छिपे एक छोटे से 11वीं सिल में होती है, और ये राज राम तक कौन पहुंचाता है? खुद सीता। तो अगर हम इन बदलावों को समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? जहां वाल्मीकि रामायण में राम विष्णु के अवतार हैं, वहीं थाई रामाकियन में वे शिव के अधीन एक दिव्य शक्ति हैं। सीता, जो धरती की बेटी हैं, वो रावण की अपनी बेटी बन जाती हैं। और सीता को बचाने का धर्मयुद्ध एक ऐसे विशाल संघर्ष का रूप ले लेता है जो उस दौर के लगातार होते युद्धों की याद दिलाता है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये कहानी इतनी बदली क्यों? इसके पीछे वजह क्या थी? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें ये याद रखना होगा कि रामायण सिर्फ भारत की नहीं है। जैसा एक विद्वान ने कहा है, अगर कोई ऐसी कहानी है जिसे पूरा एशिया अपना कह सकता है, तो वो राम की कहानी है। ये एक साझा विरासत है। रामाकियन के अनोखे रूप के पीछे कई ठोस वजह हैं। पहला कारण तो है उस वक्त का माहौल। इसे तब लिखा गया जब 18वीं सदी में थाईलैंड यानी सियाम में लगातार लड़ाइयां चल रही थीं, तो कहानी में भी वो माहौल झलकता है। दूसरा, ये कहानी वहाँ की मिट्टी में रची बसी, वहाँ के रीति रिवाजों और कला से जुड़ गई ताकि लोग उससे कनेक्ट कर सकें। और तीसरा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, थाई कवियों ने सिर्फ वाल्मीकि रामायण ही नहीं, बल्कि भट्टी काव्य और हनुमान नाटक जैसे भारत के दूसरे ग्रंथों से भी प्रेरणा ली। और ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव बस यूं ही नहीं हुए। ये एक रॉयल प्रोजेक्ट था। राजा राम प्रथम ने इसे युद्ध के बाद थाई कल्चर को दोबारा खड़ा करने के लिए एक सिंबल की तरह स्थापित किया। फिर उनके बेटे राजा राम द्वितीय ने इसे थिएटर और डांस के जरिए स्टेज पर जिंदा कर दिया,
और फिर देखिए, राजा राम षष्ठ ने एक स्कॉलर की तरह इसकी जड़ों को खोजा और इसे भारत के दूसरे ग्रंथों से जोड़ा। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? हम ये देखते हैं कि रामायण कोई किताब में बंद एक स्थिर कहानी नहीं है। ये तो एक जिंदा, सांस लेती हुई कहानी है। और ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये 2016 का एक पत्र है जिसमें भारत के राजदूत रामायण और रामायण पर एक तुलनात्मक स्टडी को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब सदियों बाद भी ये महाकाव्य भारत और थाईलैंड के बीच एक पुल का काम कर रहा है, कल्चर को, लोगों को जोड़ रहा है। यही तो राम की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी महान कहानी सिर्फ वहीं की नहीं होती जहां वो पैदा होती है। वो हर उस जगह की हो जाती है जो उसे प्यार से अपनाती है, उसे अपनी आवाज देती है और उसे अपना बना लेती है। तो ये सोचने वाली बात है ना, कि जिन कहानियों को हम सोचते हैं कि हम अच्छी तरह जानते हैं, क्या पता वो तो कहानी का बस एक चैप्टर हो, बस एक शुरुआत।